नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों के बाद में ऑनलाइन आए हैं, ठीक है। तो अभी पिछले 2 दिन पहले हमसे किसी बच्चे ने ये चीज बोली थी कि भैया मेरा तो बीएड हो चुका है, तो हम टीईटी के लिए तो एप्लीकेबल है, तो अभी इस बार हमें टीईटी का एग्जाम देना है और उसके साथ में उसका एनटीपीसी का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो उसकी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो भी आपको आज से चीजें पढ़ाने जा रहे हैं वो आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, अभी एसआई आने वाला है, यूपीएसआई आने वाला है, तो यूपीएसआई के लिए भी और इसके अलावा यूपीटीईटी है या फिर सीटेट है और एनटीपीसी के लिए जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ये सभी एग्जामों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो काफी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िए। देखिए भाई, हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, तो संख्या पद्धति को हमें पढ़ना है। ध्यान समझिएगा। आपने आज से पहले जहां भी कहीं भी आपने संस्थानों में पढ़ रखा होगा, यहाँ पे सबसे डिफर मिलेगा, ठीक है। सबसे डिफर का मतलब ये है आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से समझ जाएं। देखिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, तो उन्हीं सिस्टम्स के बारे में हमें बात करनी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फिर आपने एक डेसिमल सिस्टम पढ़ रखा होगा। कौन सा? एक तो डेसिमल सिस्टम पढ़ रखा होगा, मतलब दशमलव संख्या पद्धति या फिर दशमलव पद्धति। आपने एक पढ़ रखा है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रखा है? बाइनरी सिस्टम आपको पढ़ना है, तो बाइनरी संख्या पद्धति है। दूसरी बात, अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करें तो फिर हम लोगों ने ऑक्टाडेसिमल सिस्टम भी पढ़ना। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम भी होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दशमलव संख्या पद्धति और बाइनरी नंबर सिस्टम से, डेसिमल नंबर सिस्टम से और बाइनरी नंबर सिस्टम से ही सवाल पूछे जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो एक छोटा सा पार्ट है आज की लाइफ में, आज के जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। वरना जो हमें अपनी पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है, चाहे वो अर्थमेटिक का पार्ट हो, चाहे वो अलजेब्रा या फिर एडवांस में कहीं भी किसी भी जगह से आप सवाल ले लेंगे, तो वो जो सवाल सॉर्ट आउट होने हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम से सॉर्ट आउट होने हैं। किससे? दशमलव संख्या पद्धति से। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हमें ब्रॉडकास्ट बहुत ही बड़े प्रारूप में पढ़ना है और जो बाइनरी सिस्टम होगा वो हमें छोटे से रूप में पढ़ करके इसको खत्म कर देना। तो आगे की 1-2 वीडियोस के बाद में हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में एक क्लास में मिलेंगे, तो एक ही क्लास में जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बाइनरी नंबर सिस्टम से बन सकते हैं वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल हमारे एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हमें बात करनी है डायरेक्टली किसके बारे में? डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर्स के लिए 1-2 वीडियोस के बाद में आते हैं, ठीक है, और उसी वीडियोस में सब कुछ कंप्लीट करा देते हैं। यहां से जरा हम नंबर सिस्टम में अभी हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग 2 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब अंकीय मान। क्या कहते हैं इसे? अंकीय मान। अंकीय मान बोल दो या फिर हम इसे जातीय मान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जातीय मान। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। हमने आपसे एक सवाल पूछा कि भाई 4653 क्या दिया? 4653, इसका हमें फेस वैल्यू बता दो। क्या चीज? इसमें हमें फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू ऑफ 5। 4653 में 5 की फेस वैल्यू मतलब 5 का अंकीय मान या फिर अंकित मान या फिर जातीय मान, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 5 का जो अंकीय मान होगा वो क्या होगा? 5। अगर हमने इस सवाल में पूछा होता कि भाई 4 का क्या होगा?
फेस वैल्यू ऑफ 4, तो फिर हम क्या बोलेंगे 4। मतलब ये अगर यहां सपोज करो 9 आ गया, तो फिर अगर हमने 9 का पूछ लिया तो फिर कितना होगा 9 ही होगा। तो फेस वैल्यू में जिस अंक का पूछा जाता है वही अंक हमारा आंसर होता है। बात आती है स्थानीय मान के लिए, तो यहां पे हम एक सवाल ले लेते हैं 4 6 5 3 9, जैसे कि अभी दिया हुआ था। ठीक है, हमने बोला कि भाई आपको प्लेस वैल्यू बतानी है किस चीज की, 3 की, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो अगर 3 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है तो फिर आप करेंगे क्या, यहां पे जो 3 लिखा हुआ है तो इस 3 को लिख लो, इसके आगे जितने नंबर्स दिए हों, इसके आगे जितने भी नंबर्स दिए हों उतने ही आपको 0 बढ़ा देने हैं। तो देखो भाई 3 के आगे कितने नंबर दिए, 1 नंबर दिया है, तो फिर आप क्या कर देंगे 1 0 बढ़ा देंगे। मतलब 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 30 हो जाएगी। यहीं से एक और अगर सवाल बनाना चाहे तो अगर हमने सपोज कर लो आपसे पूछा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी होगी, कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे 4 के आगे कितने जीरो, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो कहने का मतलब ये कि 4 के आगे आप 4 0 लगा देंगे, कितने जीरो 4 0 लगा दें, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितनी हो जाएगी 40,000। बात समझ में आ गई। तो दो बातों पे हमें गौर करना था, एक तो स्थानीय मान और एक जातीय मान। तो दोनों चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आने की तो बात की, पहली बात तो ये है कि ये आपको शायद आता ही होगा। अब जब आता है तो फिर इसमें ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं, इसलिए आपको स्थानीय मान और जातीय मान बताना जरूरी था। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें नंबर्स के बारे में पूरा पढ़ना है। चलिए जरा बात करते हैं। एक तरह का नंबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, ऐसी संख्याएं जो मिश्र हो, जो बहुत सारी हो, मिश्र हो मतलब मिली हुई हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। चलिए जरा बात करते हैं। हमें यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करना है, नंबर को तोड़ना है कि नंबर कितने तरीके के होते हैं। क्योंकि एग्जाम में कभी आपसे पूर्ण संख्याएं पूछ लेता है, कभी आपसे सापेक्षिक संख्याएं पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, तो कभी इस तरीके के जब सवाल आ रहे होते हैं तो फिर धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए इन सवालों में आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में 1-2 नंबर से यहां से सवाल आएगा और आपको मेरिट लिस्ट में पीछे की तरफ धकेल देगा। अगर आपको मैथ अच्छे से सीखनी है तो नंबर सिस्टम का आना बहुत जरूरी है और आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि हमारा क्राइटेरिया यहां तक है, हमारा क्राइटेरिया यहां तक है, एग्जाम का क्राइटेरिया अगर यहां तक है, तो हम थोड़ा सा इसके ब्रॉड में भी पढ़ते रहें। ठीक है, अगर पढ़ते रहेंगे तब तो फिर सीख करके आगे सिलेक्शन की दौड़ में आएंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, आपसे सपोज कर लो पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितने तरीके के होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भाई 2 तरीके के होते हैं। कैसे, एक तो होता है रियल नंबर, रियल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो जरा समझिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो सिर्फ एक है आपकी आई, आई को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब बात यह थी ये आई होता क्या है, तो आई को हम लोगों को आयोटा बोलना है। क्या बोलना, आयोटा। आयोटा होता क्या है, आपने सम्मिश्र संख्याएं जब क्लास फर्स्ट ईयर इंटर क्लास 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक छोटा सा चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि z बराबर x प्लस आयोटा y, कुछ इस तरीके से बोलते थे। जो लोग साइंस साइड से होंगे उन्हें तो अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होगा, और जो लोग आर्ट साइड से थे तो वो परेशान ना हो, इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी है। काल्पनिक संख्याओं से अगर सवाल आता है तो सिर्फ इतना आ सकता है कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आई स्क्वायर या फिर आयोटा स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। अगर हम यहां से आई की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे तो √-1 निकलेगा।
स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर हमने आयोटा की वैल्यू पूछी तो फिर आप क्या बोलेंगे, रूट -1। इसी तरीके से अगर हम आई स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आई की पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे -1 की जगह क्या हो जाएगा भाई, +1। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल बस पूछे जा सकते हैं कि भाई आयोटा का मान क्या होता है। तो आयोटा का मान क्या होता है, माइनस का रूट में -1। ध्यान रखिएगा माइनस जो होगा वो अंदर होगा। हमने पूछा आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो फिर -1। हमने पूछा आयोटा की पावर 4 का मान क्या होगा, तो फिर 1। कंफर्म है। तो अगर काल्पनिक संख्याओं से सवाल आता है तो सिर्फ और सिर्फ इतने में से ही आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ भी यहां से सवाल नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो भाई अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की, रियल नंबर्स की। तो भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो -इनफिनाइट से लेकर के +इनफिनाइट तक की होते हैं। कैसे होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं वो -इनफिनाइट से +इनफिनाइट तक होते हैं। मतलब ये है कि भाई माइनस में भी संख्याएं हो सकती हैं और प्लस में भी संख्याएं हो सकती हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स को जरा हम हटा देते हैं और रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स यहां से खत्म हो जाता है। हमें बात किसके बारे में करनी है भाई, हमें बात करनी है अपने रियल नंबर्स के बारे में, जो कि -इनफिनाइट से +इनफिनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। एक होता है डेसिमल नंबर। क्या होता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे, दशमलव संख्या। और जो दूसरा है, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है इंटीजर। क्या, इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। क्या चीज, पूर्णांक। चलिए समझिए, पहला जो हमें पढ़ना है वो है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या होती क्या, जैसे कि हमने सपोज कर लो बोल दिया 0.5, 0.6, 0.8, 3, 1। तो इस तरीके से आप जो बोलेंगे वो क्या है, दशमलव संख्या है। बाकी यदि आपने एक और दशमलव संख्या पढ़ रखी होगी 0.333333, इस तरीके से कुछ पढ़ रखा है, पढ़ रखा है ना। तो आप जानते हो कि इसी को हम लोग इस तरीके से भाई लिख सकते हैं कि जो ये 0.333 चल रहा है इसे हम लोग 0.3 बार लिख सकते हैं। अभी आपको आगे के क्लासेस में या फिर हो सकता है आज की क्लास में हम आपको ये बताएं कि ये इसको हम इस तरीके से किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ में नहीं पी जाएंगे। हाँ, और अगर हम डेसिमल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर तो भाई रिपीट हो रहा है, कभी कभी होता क्या है, रिपीट नहीं होता। जैसे कि हम बोलते हैं 0.3451978321, इस तरीके से आगे चलता चला जाएगा। तो कभी कभी सिंगल डिजिट पे ही या फिर 2-3 डिजिट पे आ जाता है। कभी कभी होता है क्या भाई बार का चिन्ह लग जाता है। कभी कभी होता है क्या भाई रिपीट होता ही नहीं है, लगातार चलता जाता है। इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं कि भाई पूर्ण अंक होना चाहिए। क्या, पूर्णांक जो है वो क्या होती, पूरी की पूरी संख्या होती है। ठीक है, तो अब हमें जरा दशमलव संख्या के बारे में अभी बात करनी है। पूर्णांक को अभी हम यहीं पर रोक रहे हैं, पूर्णांक के बारे में अभी हम आगे बात करते हैं, इंटीजर के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इस इंटीजर को अभी के लिए हटा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं जरा डेसिमल नंबर के बारे में, दशमलव संख्या के बारे में। देखो भाई डेसिमल नंबर भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैसे, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, चलो भाई देखो, एक तो होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसी को ही हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेट बिल्कुल लास्ट। ठीक है, मेट्रो जो होती है या फिर जो ट्रेन होती है वो क्या करती है, किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में चलती है। क्यों, तो जहां पर मेट्रो चलती है और जहां पर मेट्रो रुकती है जाके वही उसका टर्मिनेट पॉइंट होता है, समाप्त का। ठीक है, तो जहां पे समाप्त हो जाए वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो दूसरा होगा जिसे हम लोग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइटिंग शायद आपको ठीक नहीं लग रही होगी लेकिन आज के लिए इतना देख लो। ठीक है, मार्कर जो था वो नया था तो थोड़ा सा पतला चल रहा है।
धीरे धीरे क्या होगा, आज की क्लास में धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगा और थोड़ा मोटा हो जाएगा, राइटिंग में फिर आपको अच्छे समझ में आने लगेगी। रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को एक और भी शब्द से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल, और इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आई? ठीक है, ये सभी इसके नाम है, तो नाम हम आपके सामने लिखते जा रहे हैं। जो रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इससे आप लोग अच्छे से परिचित होंगे कि रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। क्या चीज, परिमेय संख्या। अभी जानते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या। तो रेशनल नंबर, तो फिर इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यहां पर कभी कभार छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, तो इन सवालों को हमें आना चाहिए। देखिए भाई, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, which can be written in P अपॉन Q फॉर्म। ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शंस जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सके, ऐसे इंटीजर्स या फिर ऐसे डेसिमल्स जिनको हम क्या करें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, वो क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बात आती है इर्रेशनल की। तो इर्रेशनल को हम लोग ये चीज साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखे जा सके। क्या चीज, which cannot be written in P upon Q फॉर्म, जो कि P upon Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इनके अलावा भी, जैसे कि सपोज कर लो भाई 0.7 ये नंबर दिया है, तो ये नंबर क्या हो गया भाई, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। जैसे आप 10 का उठाओगे तो भाई 1 0 नीचे बढ़ गया, तो 7/10, 7/10 हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लो हमने दे दिया 0.56 बार, 0.56 बार, तो आप इसे 56/99 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 56/99 लिख सकते हो। तो इसे भी हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, हाँ, कभी भी इनमें से गलती मत कर देना। ठीक है, अब देखो जैसे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका हम लोग स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 का वर्गमूल पता है क्या, पता है, हमें पता है कि आप लोग कैलकुलेटर से, या फिर आपको याद है रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, लेकिन ये भी अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो काफी बड़ा होता है। हाँ, तो √3 है, या फिर √3 है, या फिर √5 है, या फिर √7 है, तो फिर क्यूब रूट में आप ले सकते हो कि भाई क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7। तो ये जो संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं होती है, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा आपसे एक और छोटी सी चीज पूछी जाती है कि ये जो पाई है वो कैसी संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है, पाई का जो मान है, पाई का मान कितना होता है, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो 22/7 है वो अप्रोक्स होता है, वो लगभग होता है। कैसा होता है, पाई का जो मान है 22/7 वो लगभग होता है। ठीक है, ये अप्रोक्स का साइन है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 अप्रोक्स वैल्यू होती है, जिसे आप लोग 3.14 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ गई? तो चले भाई, इतना ये जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको अभी हम हटा देते हैं। और एक चीज और, यहाँ पे जब हम लोग अभी सवाल आगे कर रहे होंगे तो फिर यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। उसके अलावा अभी हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे जैसे कि 2 संख्याएं दे देता है और 2 संख्याओं में आपसे बोलता है कि भाई इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई एक परिमेय संख्या बता दो या फिर एक अपरिमेय संख्या बता दो, कुछ ऐसा पूछता है। देखो जरा क्या है, जैसे कि हमने आपसे ये बोल दिया कि
बी के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे ज्यादा हमें सवाल करने नहीं, इसलिए डायरेक्टली हमने सवाल को लिख दिया, ठीक है। वरना फिर आप तो जानते ही हैं कि सवाल अपने यहाँ साइड में नीचे आता है और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप उसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट तो ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। क्यों? कामचोर लोगों, आलसी लोगों, हाँ कामचोर तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ तुम्हें आलसी जरूर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रात भर मोबाइल चला, दिन भर मोबाइल चलाने के लिए चाहिए और रात में सोने के लिए चाहिए। पढ़ते कब हो? कब पढ़ते हो? देखो पीछे से किसी बच्चे ने बोला है कि पढ़ते तो है ही नहीं, पढ़ाई नहीं होती। चलो अच्छा ठीक है, पढ़ाई ध्यान जारी रखो। इसमें बोला गया ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगी, ठीक है। तो वैसे आप लोगों ने ये चीज पढ़ के रखी कि ए और बी के बीच में परिमेय संख्या मतलब a प्लस बी बाई 2 हम कर दें तो वो एक परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे कि हमने ये बोल दिया कि 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या या फिर दो परिमेय संख्याएं नहीं होती है, बल्कि एक से ज्यादा होती है। मतलब आप जितनी सॉर्ट आउट करना चाहें उतनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो अगर हम परिमेय संख्या निकालना चाहें तो फिर किस तरीके से निकालेंगे, तो आप ये ध्यान रख लो ए और बी के बीच में अगर कभी भी आपसे परिमेय संख्या पूछा जाए तो फिर आप ये फॉर्मेशन याद कर लो, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। क्या चीज? ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, वेयर के इज अ नंबर, कोई एक संख्या होगी जिसे आप लोग इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोल सकते हैं। तो के प्लेस पे आप लोग यहाँ पे 1 2 3 डैश अप टू सो ऑन, इसी तरीके से कुछ भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो सपोज कर लो भाई हमने यहाँ पे 4 और 5 के लिए आपसे पूछा था कि 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? 4 गुणे 1 प्लस बी, बी के प्लेस पे 5 रखो अपॉन में के प्लस वन, तो के प्लेस पे कितना रखा था अभी हमने? 1 रखा है, तो 1 और 1 को जोड़ दो तो 2, 4 एकम 4, 4 और 5 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे भी अगर हम 4 प्लस 5/2 रख देते तो अभी 9/2 आ जाता। एक्चुअल में हमारा ये जो बताने का लक्ष्य था वो सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि एग्जाम में सपोज कर लो कि ये वाला अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर ये 9/2 ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है। सपोज कर लो कोई दूसरा दिया होता, कैसे? जैसे कि हम के प्लेस पे अगर 2 रख दें तो के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2 प्लस 5/2 और 1 कितना? 3, तो 4 दूनी 8 और 8 और 5 13, 13/3। तो मान लेते हैं कि भाई एग्जाम में ऑप्शन में क्या होगा? 13/3 होगा, तो 13/3 हमें क्लिक कर वहां पे आंसर को टिक करना होगा। तो यहाँ पे सपोज कर लो 9/2 अगर नहीं है तो फिर हमें फिर आंसर को लगाने में दिक्कत होगी। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मेशन याद कर लो कि भाई ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, तो यहां से आप जितने भी मान निकालना चाहेंगे उतने मान निकालेंगे। जब के प्लेस पे 3 रख दोगे तो एक नई संख्या आ जाएगी, जब आप के प्लेस पे 4 रख दोगे तो एक और नई संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे चलो एक और छोटा सा सवाल पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आता है तो उसको भी जरा क्लियर कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे आपसे सवाल बोला गया था कि ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्या क्या होगी, मतलब परिमेय संख्या क्या होगी। अब हमने आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो ए और बी के बीच में अगर अपरिमेय संख्या निकालनी तो अपरिमेय संख्या के लिए आपको डायरेक्टली रूट ए बी करना है। क्या करना है? रूट ए बी, ठीक है। रूट ए बी कर लो या फिर क्यूब रूट ऑफ ए बी कर लो, ठीक है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो देखो भाई रूट ए बी करना है तो फिर ए के प्लेस पे 4 रख दो, बी के प्लेस पे 5 रख दो, 5 4 जा 20, तो फिर रूट क्या हो गया? 20। नहीं आया? बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे सपोज कर लो हमने बोल दिया 4 और 9 के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगी। क्या चीज? 4 और 9 के बीच में अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो ये मत कर देना कि भाई 4 × 9 = √36 और √36 को सॉर्ट आउट करोगे तो 6 आ जाएगा। और आपको पता है कि 6 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। 6 कैसी है? परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, मतलब जब कभी भी नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्टली निकल रहा होगा तो फिर हमें ऐसा नहीं करना। तब फिर आप कंडीशन में क्या कर सकते हो, यहाँ पे रूट ए बी था, रूट ए बी की जगह पे आप क्यूब रूट ए बी कर दो। तो क्यूब रूट ऑफ 4 × 9, 9 4 जा 36, तो क्यूब रूट ऑफ 36 यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कंफर्म है ना? तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है।
तो चले भाई, यहां से आपने अभी ये चीज सीख ली है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को सीखते हैं। ध्यान समझिए, हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। क्या चीज? हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, पूर्णांक को अगर हम देखना चाहें तो पूर्णांक दो तरीके के होते हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं? वैसे तो दो तरीके के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग तीन तरीके के पढ़ डालेंगे। अनजाने अनजाने में तीन तरीके के पढ़ डालेंगे, लेकिन हाँ, पूर्णांक होते कितने? दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एक कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरे कैसे होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखो भाई, जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो +1 +2 +3 डैश अप टू सो ऑन इनफिनाइट तक की जाएगा। क्यों? और जो नेगेटिव इंटीजर होंगे वो कहां से? -1 -2 -3 डैश अप टू माइनस इनफिनाइट, ऐसे जाता है। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो 1 से लेकर इनफिनाइट तक की, -1 से लेकर इनफिनाइट तक की, यहां पे सभी नंबर दिए गए हैं, कहीं भी जीरो नहीं है। तो जीरो जो होगा वो कैसा होगा? जीरो आप जानते हो कि ना ही तो ये प्राइम, ना ही तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही तो ये नेगेटिव इंटीजर होता है। तो आप इसको यहां पे ये लिख लीजिए, जीरो इज नीदर प्राइम, नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये है, आप इसको न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में न्यूट्रॉन कैसा होता है? उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। तो इसको न्यूट्रॉन बोल दो। ये प्रोटॉन हो गए और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन देखो नाभिक में है, मतलब बीच में। कंफर्म है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो चलो भाई, इंटीजर्स के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स के बारे में अभी हमें और भी चीजें पढ़नी है। तो अभी हम इसको जरा हटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर के बारे में तो हमें बात करनी नहीं थी। हमें बात किसके बारे में करनी है? हमें बात करनी है पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। किसके बारे में? तो यहां पे देखो भाई, जो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया गया था वो कैसे होते हैं? आपके सामने जो ये पॉजिटिव इंटीजर दिए गए थे वो कैसे होते हैं? तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या और प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो भाई, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें मात्र दो फैक्टर होते हैं, जिनके आप सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड कर सकते हैं। ओनली फॉर ओनली टू फैक्टर्स। जैसे कि हमने आपसे बोला कि भाई 3, तो 3 के कोई दो फैक्टर, तो आप जानते हैं 1 और 3 ही बन सकता है। अगर हमने बोला 5 के, तो 5 में भी क्या है? 1 और 5 बन सकता है। इसके अलावा होगा क्या? नहीं होगा। तो जैसे कि अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर शुरू होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। ठीक है, और बात आती है कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर कैसे? अगर हम यहाँ पे 2 भी लेना चाहेंगे तो आप देखो, 2 में 1 और 2, तो 2 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर में क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब यहां पे कोई भी जो नंबर होगा उसके पास कितने? 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कैसा होगा? कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें 4 के बारे में तो आप देखो, 1 होता है, इसमें 2 होता है और क्या होता है? 4। 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अगर आप बात करो 6 के बारे में तो 6 देखो, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। क्यों? तो 1 से ज्यादा फैक्टर है कि नहीं है? अच्छा, अगर हम बात करें सपोज कर लो 1 के बारे में, किसके बारे में? 1 के बारे में, क्योंकि 1 जो क्या, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्या? 1। और आपने देखा था कि प्राइम नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं और एक होता है।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो फिर जो एक है वो कैसा है? तो ये भी आप ध्यान रखिए, एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही तो कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए लिख लीजिएगा 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है ना? 1 क्या है? 1 ना ही तो भाई प्राइम है और ना ही तो कंपोजिट है। बात समझ में आ गई? यहां से कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं। आपसे ये चीज सपोज कर लो पूछ ली जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या चीज? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। हमने आपसे पूछा सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। क्योंकि 2 के आगे आप कोई भी सम संख्या ले लो, 4 ले लोगे, 6 ले लोगे, उसमें 2 से ज्यादा ही हमेशा फैक्टर मिलने वाले हैं। तो एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी? एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। बात समझ में आ गई? अगर हम सबसे बड़ी के लिए पूछेंगे तो सबसे बड़ी तो बहुत दूर हमें मिलेगी। ठीक है, तो उससे तो हम लोग इनफिनाइट ही बोलेंगे। कंफर्म है ना? बात समझ में आ गई? तो चलो इसको हम जरा हटा देते हैं और इसके बाद में फिर अभी और भी हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ना है। क्योंकि नंबर्स कोई ऐसा वैसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये सब कुछ बस पढ़ लिया ये हो गया। नंबर्स जो है वो बहुत ब्रॉड है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कुछ, तो अभी हम उन सवालों को नहीं करा रहे हैं क्योंकि प्राइम नंबर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपसे पूछ लेता है 1 से लेकर के 40 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर 10 से लेकर के 20 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, या फिर 50 से लेकर 100 तक, या फिर 40 से लेकर 100 तक, या फिर 40 से लेकर 80 तक। इस तरीके से काफी कुछ सवाल टूट सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम आपको वो सवाल नहीं करा रहे हैं। अभी सिर्फ हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर अभी नंबर सिस्टम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो कल का जो सेकंड पार्ट आएगा, तो सेकंड पार्ट में हम लोग इस यहां से जो जितना भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उससे जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी सवाल टूट सकते हैं, उन सभी सवालों को हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो चले अब आगे जरा पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते रहते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जो चीजें आने वाली हैं इसके बाद में वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो पहले जरा इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर्स के बारे में अभी आपने पढ़ा था, तो प्राइम और कंपोजिट 2 नंबर निकले थे पॉजिटिव इंटीजर से। और इंटीजर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो आपने देखा था पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर 2 तरीके के इंटीजर निकले हुए थे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, जरा इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे ध्यान से और भी थोड़ा सा पढ़ो। इंटीजर्स हम लोग एक और भी पढ़ सकते हैं। आप जैसे कि एक होता है इवन इंटीजर, जैसे हम लोग आप बोलते हैं क्या, इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर या फिर इवन इंटीजर। और दूसरा जो होता है वो ऑड होता है। क्या? ऑड। इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। इवन क्या होते हैं, सम क्या होते हैं, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, विच कैन बी डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो कि 2 से भाग चले जाए वो कैसे होते हैं, सम संख्या होती है। और जो नंबर 2 से भाग नहीं जाते हैं, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो उन्हें ऑड नंबर्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कुछ पागल ऐसे बच्चे हैं अपने क्लासों में हैं जो कि ये बोल देते हैं कि जो संख्या 2 से भाग चली जाए वो सम संख्या हो जाती है, और जो संख्या 3 से भाग चली जाए वो विषम संख्या हो जाती है। तो 3 से नहीं बल्कि जो 2 से भाग ना जाए वो विषम होती है। ठीक है, तो 2 से संख्याएं कौन कौन सी जाती हैं, 2 से संख्या जाती है 0, 2, 4, 6, 8। ये सभी कैसी हैं, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। विषम संख्याओं के बारे में अगर बात करेंगे तो 0 जो 2 से ना कटे, तो 2 से कौन सी नहीं कटती, 1 नहीं कटती, 3 नहीं कटती, 5 नहीं कटती, 7 नहीं कटती, 9 नहीं कटती, 11, 13, 15, 17, 19। इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, 2 से नहीं कटेंगे। अच्छा, 3 प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, कभी कभी मींस नेचुरल नंबर से सवालों के बेस पे। अगर हम आपसे ये पूछे कि अगर सम संख्याओं को जोड़े, अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़े तो हमें कैसी संख्या मिलेगी, आपको पता है हमेशा सम संख्या मिलेगी। हाँ, अगर हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, क्या चीज, अगर हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलेगी, हमें तब भी सम संख्या मिलेगी।
अगर हम एक सम संख्या को एक विषम संख्या के साथ में जोड़ते हैं तब हमें कैसी संख्या मिलेगी? तब हमें विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, मतलब एक सम हो एक विषम हो तब फिर हमें विषम संख्या मिलेगी। इसके अलावा हमें दोनों कंडीशन पे क्या है? सम संख्याएं मिलेंगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी छोटे छोटे सवाल आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, तो फिर ये होगा कि आपने ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा ना हो। हाँ, तो इन चीजों को बस ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझ करके पढ़ना है। देखो होता क्या है, एक नंबर है रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या चीज? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये एसएससी के एग्जाम में अभी कुछ टाइम पहले पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एसएससी में ट्विन प्राइम नंबर पूछा गया था। तो यहाँ पे टीईटी वगैरह में आपसे ट्विन प्राइम नंबर्स वगैरह पूछने लगे थे। अभी सीटेट में ट्विन प्राइम नंबर आया हुआ था, ठीक है, 2019 वाले में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर आने के चांसेस हैं, चाहे तो सीटेट हो या फिर टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर आप इधर किसी यूपीएसआई वगैरह एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हो तो भी क्या है, यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के बारे में बात हो सकती है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर जो होता है उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपेक्षित अभाज्य संख्या। क्या होता है? आपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। हाँ, तो इनके दो नाम हम बोल सकते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो हमें रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में जानना है, क्या होता है? बताइए आप, क्या होता है? आप बता सकते हैं? नहीं। चलिए जरा ध्यान समझिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का ऐसा समुच्चय, सेट हम लोग समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं which HCF equals to 1। कोई दो ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या हो? 1 होना चाहिए। तो हम अगर बात करें तो यहां पे देखो 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1 होता है। अगर हम यहाँ पे ले ले 3 और 5 तो इनका भी HCF कितना होगा? 1 होगा। अगर हम यहाँ पे ले लेते 7 और 9 तो इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये जो सभी नंबर्स हैं, ये सभी जो सेट है, ठीक है, ये सभी जो युग्म है, ये कैसे नंबर होंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या। कंफर्म है? अच्छा, यहीं पे हम लोग एक और भी चीज पढ़ लेते हैं। आप लोग शायद इसे कुछ और समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक और हमने नंबर लिखा, को प्राइम नंबर। क्या चीज? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। तो भाई देखो, को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर को अभी आपने देखा है कि अपेक्षित ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय होता है जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। अब यहां पे जरा थोड़ा सा और समझना, ठीक है। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर विच एचसीएफ इज 1, ठीक है। तो जिनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर दो प्राइम नंबर्स लिए जाएंगे, तो उन दोनों प्राइम नंबर का एचसीएफ तो हमेशा 1 होता ही है। यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे हमने लिखा था सेट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए। दो संख्या आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां पे हमने लिखा गया, यहाँ पे दो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आप अगर लेना चाहो तो 2 और 3 को ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या 3 और 4 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 4 क्या है? 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। और अगर यहाँ पे आप 3,4 को ले सकते थे तो ले सकते थे। क्यों? क्योंकि 3,4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका एचसीएफ कितना होगा भाई? 1 निकलेगा, ठीक है। तो 3,4 जो है वो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। ये 3,4 ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, तो इसको हटा लीजिएगा, हाँ। या फिर वहां पे 3,4 के नीचे क्रॉस का साइन बना लेना। बात समझ में आई? अगर हमने यहाँ पे ले लिया 5,7, तो 5,7 कैसे है? 5,7 ये सहअभाज्य संख्याएं भी हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो देखो भाई दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पे 9,13 लेना चाहो तो 9,13 हम लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं वो कैसी है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर विच एचसीएफ इक्वल्स टू 1। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, जितनी भी को प्राइम नंबर होंगे, वो सभी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा every co-prime number will be relatively prime number, ठीक है। तो जो हर सहअभाज्य संख्या, जो कोई भी अगर सहअभाज्य संख्या है तो वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब अपेक्षित अभाज्य संख्या अवश्य होगी। कंफर्म है ना? तो चलें इसको हटा देते हैं और इसके बाद में और भी एक दो चीजें अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर ये अब सिर्फ बस 2-4 मिनट की बस बातें और हैं और उसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाएगी आज के लिए, ठीक है। बस ध्यान से समझ लीजिए जो आगे आने वाली एक दो और चीजें। अभी एग्जाम में सवाल पूछा गया था ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्या चीज? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? चलो भाई देखो ट्विन प्राइम नंबर होते क्या? ट्विन प्राइम नंबर सेट ऑफ टू प्राइम नंबर having difference 2 मतलब ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनमें कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो। जिनमें कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो। जैसे कि अगर आप बात करें 3,5 तो ये कैसे हैं? ये ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आप यहां पे लेना चाहो 5,7, हाँ ये ट्विन प्राइम नंबर है। अगर आप यहाँ पे लेना चाहो 7,9 तो 7,9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 जो है वो कैसा है? प्राइम नंबर नहीं है। हमने आपसे लिखा है कि 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2 होना चाहिए, तो 7,9 नहीं ले सकते, ठीक है। आप 11,13 ले सकते हो। 11,13 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी अगर लेना चाहोगे तो फिर आप 17,19 ले सकते हो है, ठीक है। और भी अगर जाओगे तो 17 में और भी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और आपकी जब कल की क्लास हम लोग करेंगे तो वहां पे ट्विन प्राइम से रिलेटेड काफी कुछ सवाल होंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे। अभी हमने आपको सिर्फ ट्विन प्राइम बताया है कि होते क्या है। यहाँ पे आप किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 से लेकर 100 तक की कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इन चीजों के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और कल की क्लास के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना आप याद रखिए कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो। तो अगर 2 का अंतर है 3, 2, 5, 5, 2, 7, 11, 2, 13, 17, 2, 19 तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? आप 29,31 ले सकते हो। तो 29,31 भी कैसी हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का है? 2 का, और दोनों संख्याएं कैसी हैं? प्राइम नंबर्स है। बात समझ में आ गई? तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? चलिए एक और भी चीज अभी हमें देखनी है तो उसको भी जरा देख लेते हैं। हाँ अब बात आती है जरा परफेक्ट नंबर के बारे में। किसके बारे में? परफेक्ट नंबर के बारे में। ध्यान रखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। लिखा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या चीज? परफेक्ट नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? चलिए जरा बात करते हैं। देखो पूर्ण संख्या है क्या? जैसे कि हमने सपोज कर लो, वो एक बार एग्जाम में सवाल आया कि 5, 6, 7 और 8 निम्न में से कौन सा पूर्ण संख्या होगी? निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या होगी? तो चलिए जरा देखिए हमें करना क्या है। अच्छा आपको क्या करना है? 5 के फैक्टर लिखने हैं। 5 के फैक्टर लिखेंगे 1,5 लिख लिए। 6 के फैक्टर जरा लिख लो। 6 के फैक्टर लिख लिए 1, 2, 3 और 6। 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, लिख लिया। फिर जरा 7 के लिए भी लिख लेते हैं तो 1,7। 8 के लिए भी लिख लो जरा, तो 8 के लिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है ना। अब जरा देखो हमें करना क्या है। आपने क्या किया? सभी के हमने फैक्टर लिख लिए, ठीक है। जब हम परफेक्ट नंबर देख रहे होंगे कि इन चारों में से कौन सा परफेक्ट नंबर, ध्यान रखिएगा हमने पूर्ण संख्या बोला है, पूर्णांक नहीं बोला है। चारों पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई एक ही पूर्ण है। तो जरा देखते हैं कौन सा है।
अच्छा, आपको करना क्या है, आपको जो नंबर दिया गया उसी नंबर को नहीं लेना है, जो नंबर दिया गया उसी नंबर को नहीं लेना। 5 के लिए दिया गया 5 नहीं लेना, 6 के लिए दिया गया 6 नहीं लेना, 7 के लिए दिया गया 7 नहीं लेना, 8 के लिए दिया गया 8 नहीं लेना। इसके अलावा बाकी के जो फैक्टर्स बचे हैं उनका योगफल स्वयं वो संख्या अगर हो जाए, उनका योगफल अगर वह जो योगफल आएगा अगर वही संख्या मिल जाती है तो ये परफेक्ट नंबर होगा। 4 2 6 और 1 7, क्या 7 8 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, मतलब 8 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, नहीं हो सकता है। 3 2 5 और 1 6, इनका योगफल 6 है, 6 को छोड़ करके, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, तो अगर 6 मिल गया तो फिर कहने का मतलब क्या है कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। एक और अगर हम सवाल आपसे पूछ ले कि भाई 26 27 28 और 30, इन 4 संख्याओं में से कौन सा परफेक्ट नंबर है? ध्यान रखिए कि ये दोनों सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो 26 के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आप जानते हो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, क्या नहीं कटता है? 13 से देखो कटता है, हाँ 13 से कटता है, 4 वगैरह से नहीं कटता है, 8 से भी नहीं कटता है, ठीक है। और फिर किससे? 26 से कटेगा। तो 26 में हमें 26 को नहीं लेना, 13 और 2 15, 15 और 1 16, मतलब 26 तो परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर आप 27 के लिए लेंगे तो देखो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है और फिर 27 से कटता है। 27 को नहीं लेना, 9 3 12 और 1 13, तो 27 भी नहीं हो सकता है। फिर हम क्या ले ले? 28 को ले ले जरा। 28 को देखो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 7 से कटता है और फिर 14 से कटता है, फिर किससे? 28 से कटेगा। तो 28 को हटा दो भाई, 28 को तो मिलेगा नहीं। अब जरा जोड़ लो, 14 और 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 और 1 28। तो इन सभी का जो योगफल है वो कितना है? 28 है, और यहाँ पे भी 28 है। तो कहने वाला 28 जो है वो कैसी संख्या है? वो एक पूर्ण संख्या है। 28 कैसी संख्या है? वो एक पूर्ण संख्या है। तो उम्मीद है आपने आज जो भी चीजें पढ़ी होंगी, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जितनी भी सारी चीजें पढ़ी, ट्विन प्राइम नंबर्स आपने सीखा, ये सभी चीजें आपने सीख ली हैं। तो इनकी आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आए तो इसको थोड़ा सा रिवीजन करके देखें, ठीक है। और इसके जो अभी जितने भी यहाँ से सवाल टूट सकते हैं, जो भी एग्जाम में सवाल बनते हैं, एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।